नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के कंटेंट में। और आज के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उनके बारे में बात करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। पहला टॉपिक ये है कि एमपीएलईडी जो स्कीम है, मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम 2023 के लिए सरकार ने क्या किया है, न्यू गाइडलाइन को रिलीज किया है। इसके संबंध में हमको पढ़ने का आवश्यकता है। ठीक है, महत्वपूर्ण स्कीम है। यहाँ से प्रश्न आगे भी आ सकता है और पीछे भी प्रश्न आए हैं कई बार। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो वहां पे आपको इससे संबंधित प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो ये गाइडलाइन में क्या चेंजेस हैं, ये इसको हम देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो कि मॉस्पी मिनिस्ट्री है, वो की एमपीएलईडी जो स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। और इन्होंने कहा है कि एमपी जो डेवलपमेंट से संबंधित जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं, डेवलपमेंट से संबंधित जो वर्क उनको करना है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में करना है, अपनी कंट्री में करना है, अपने स्टेट में करना है, तो वो कम्युनिटी की जो नीड है, मतलब कि टाइम के अकॉर्डिंग जो कम्युनिटी की नीड है वो चेंज होती है। आज हमको कुछ की आवश्यकता है, कल हमको कुछ और चीज की आवश्यकता है। तो ये जरूरी नहीं कि आप कन्वेंशनल वे पे आप सारा काम करें। कम्युनिटी की नीड में जो चेंजेस होगा उसके अनुसार आप क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ उन्होंने वेब पोर्टल को लॉन्च किया है ताकि जो रिवाइज फंड है उसके प्रोसीजर को आसानी से फॉलो किया जा सके और उसमें ट्रांसपेरेंसी, उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग किया जा सके, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को स्टेब्लिश किया जा सके। ठीक है, तो ये काम इन्होंने किया है। अब हमको पढ़ने की आवश्यकता है कि हम स्कीम को पढ़ लें। एमपीएलईडी क्या है? सरकार ने 1993 में इसको लॉन्च किया गया था, सेंटर सेक्टर की स्कीम है। इसमें डेवलपमेंट जो वर्क रहते हैं वो कैपिटल नेचर के रहते हैं। ठीक है, हमको ड्यूरेबल जो एसेट रहती हैं वो क्रिएट करना पड़ती हैं। और इसमें 5 करोड़ रुपए पर ईयर एमपी को मिलता है, 2 इंस्टॉलमेंट में मिलता है, मतलब कि एक इंस्टॉलमेंट 2.5 करोड़ और दूसरी में भी 2.5 करोड़ मिलेगा। और जो एमपी होंगे उनको 15%, मतलब कि एटलीस्ट 15% उनको एमपीएलईडी स्कीम के तहत जो डेवलपमेंट वर्क करना है वो शेड्यूल जो कास्ट एरिया है वहां पे उनको करना पड़ेगा, रिकमेंडेशन करनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ जो एसटी से संबंधित वहां पे अगर लोग रहते हैं तो वहां पे उनको 7.5% एरिया में वहां पे उनको सारी एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। ठीक है, एमपीएलईडी क्या है? नॉन लैप्सेबल फंड है। इसके तहत मतलब कि जो फंड मिलता है लैप्स नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे कोड से। और इसके जितने भी काम रहते हैं डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को, जो एमपी रहते हैं वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि हम हमारे लिए अनुशंसा करते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटी होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी क्या करती है, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन सुपरविजन करती है किसका, वर्क का, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, डीएम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं। अब लोकसभा एमपी रहते हैं तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही रिकमेंड कर पाएंगे, और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो अपने स्टेट के अंदर ही वर्क को रिकमेंड कर पाएंगे। और जो नॉमिनेटेड रहते हैं वो चाहे वो राज्यसभा से हो चाहे वो लोकसभा से हो, वो कंट्री में कहीं भी डेवलपमेंट से संबंधित जो वर्क है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को रिकमेंड कर पाएंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यहां से प्रश्न बन सकता है। दूसरा, खुजराव ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट चर्चा में है। अभी यहाँ पे एक G20 की रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग होने वाली है तो इसलिए चर्चा में है। और दूसरी बात इसलिए चर्चा में है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कनाडा में 2015 में एक पैरट लेडी लेके आए थे जो कि खुजराव टेम्पल से संबंधित है। यहाँ से वो चुरा के कनाडा भेज दी गई थी। 12th सेंचुरी से संबंधित आइडल हमको देखने को मिलेगा और इसको खुजराव में रखा जाएगा। खुजराव का जो म्यूजियम है वहां पे इसको रखा जाएगा। खुजराव फेमस है, खुजराव में फेमस आपको टेम्पल मिलेंगे। ठीक है, और इसमें आपको एरोटिक आर्ट देखने को मिलेगा। खुजराव मॉन्यूमेंट आपको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में देखने को मिलेगा। इसमें आप जाएंगे तो आपको हिंदू और जैन से संबंधित आपको
टेम्पल देखने को मिलेंगे। इनिशियल में यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल थे, लेकिन वर्तमान में आपको केवल 20 टेम्पल सर्वाइवर देखने को मिलते हैं। नागरा स्टाइल में टेम्पल बने हैं, जैसा कि आपको पता है उत्तर भारत के जो टेम्पल रहते हैं नागरा स्टाइल में बनते हैं, और दक्षिण भारत के जो टेम्पल रहते हैं वो द्रविड़ स्टाइल में बनते हैं। तो जो खजुराहो के टेम्पल हैं वो नागरा स्टाइल में बने हैं। चंदेला डायनेस्टी ने इनको बनवाया था 950 से 1050 के बीच में। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और पैरेट रेडी जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको खजुराहो टेम्पल में दोबारा से इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, सरकार ने क्या किया है, इनको एक्सटेंड किया है 22 लॉ कमीशन के संदर्भ में। ये क्या है, नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है, मतलब कि असंवैधानिक संस्था है, इसको किसी लॉ के तहत स्टैब्लिश नहीं किया है। पहला जो लॉ कमीशन 1955 में बना और इसको टाइम टू टाइम इसको रिकंस्टिट्यूट किया गया, तो वर्तमान में हमको 22 लॉ कमीशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब फुल टाइम इसमें क्या होगा, फुल टाइम एक चेयरपर्सन होगा, 4 फुल टाइम मेंबर देखने को मिलेंगे। इसमें आपको मेंबर ऑफ सेक्रेटरी देखने को मिलेंगे, और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट एज एक्स ऑफिसो मेंबर देखने को मिलेंगे। और इसमें 5 से अधिक पार्ट टाइम मेंबर नहीं होने चाहिए। मैंडेट ये है कि कुछ लॉ हैं, कुछ मतलब कि रिपील से संबंधित जो लॉ हैं उनकी सरकार को अनुशंसाएं देना, न्यू लेजिस्लेशन के बारे में सरकार को अनुशंसाएं देना, तो इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, मोहिनीअट्टम से संबंधित न्यूज है। मोहिनीअट्टम जो कनक रेले हैं वो पास अवे हो गई हैं, मतलब कि उनका निधन हो गया है। मोहिनीअट्टम क्या है, क्लासिकल डांस है, केरला से संबंध आपको देखने को मिलेगा। जो विमन रहती हैं वो गॉड विष्णु के संदर्भ में क्या करती हैं, डांस परफॉर्म करती हैं। कन्वेंशनली ये सोलो डांस है, फीमेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, डांसिंग की जाती है, सिंगिंग की जाती है। मदलम, मृदंगम, बीना और कुजीतालम, ठीक है, जिसको हम कैम्बल्स बोलते हैं, ओडक्का, इससे संबंधित आपको इसमें इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेंगे। तो इन इंस्ट्रूमेंट को आप याद रखेंगे। और इसका रूट्स आपको जो भरत मुनि है उनका जो टेक्स्ट है जिसको नाट्य शास्त्र बोलते हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त आपको 8 क्लासिकल डांस भी देखने को मिलेंगे, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, उड़ीसा शास्त्रीय, मोहिनीअट्टम और मणिपुरी। तो इनको आप याद रखेंगे। याद इस सेंस में रखेंगे कि किस स्टेट से संबंधित है, तो आपको मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। तेजा चिली चर्चा में है, इसकी इंटरनेशनल डिमांड काफी अधिक हो गई है। इसके अलावा बहुत सारे चैलेंजेस से फेस कर रहे हैं। रिकवरिंग इन्वेस्टमेंट के संदर्भ में चैलेंज फेस कर रहे हैं। कॉस्ट जो राइजिंग हो रही है उसके संदर्भ में चैलेंज फेस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी जो मेडिसिनल जो वैल्यू है वो काफ़ी अधिक है। इसका सबसे ज़्यादा जो हम एक्सपोर्ट करते हैं चाइना में करते हैं, बांग्लादेश में करते हैं, और फिर अदर जो साउथ एशियन कंट्री हैं वहाँ पे करते हैं। और मेनली इसका कल्टीवेट साउथर्न इंडिया में होता है, स्पेशली तेलंगाना में। और एक खरीफ और रबी फसल जो दोनों सीजन में है इसको हम देख सकते हैं। इसका मतलब कि इसका प्रोडक्शन होता है। और ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल प्लांट आपको देखने को मिलेगा। वार्म, ह्यूमिड और ड्राई वेदर इसको चाहिए इसका प्रोडक्शन होने के लिए। तो इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, किस स्टेट से संबंधित मेनली है तो उस बात को याद रखेंगे। दूसरा, शिकागो कन्वेंशन चर्चा में है। कैबिनेट ने इसके बहुत सारे जो 3 आर्टिकल इंट्रोड्यूस हुए थे उसको रेक्टिफाई किया है। और दोनों जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन है उसको प्रमोट करने का काम करते हैं, उनको डेवलपमेंट करने का काम करते हैं। इसमें सिर्फ आपको ये पढ़ने की आवश्यकता है शिकागो कन्वेंशन किससे संबंधित, तो आप बता देंगे इंटरनेशनल सिविल एविएशन से संबंधित है। और ये क्या करता है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्ट्रेंथन करने का काम करते हैं। ठीक है, और इन्होंने कहा है जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन जिसको शिकागो कन्वेंशन है 1944 में इसको लेके आए थे। ठीक है, इसमें आपको 193 मेंबर देखने को मिलेंगे, मतलब कि जितने भी यूएन के मेंबर है केवल लिechtenstein को छोड़कर। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इकोसॉक क्या है, ये क्या है, स्पेशल एजेंसी है किसकी, यूनाइटेड नेशन की। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। दूसरा, परपेचुअल बॉन्ड फंड चर्चा में है। एसबीआई सेबी प्लान कर रही है कि हम परपेचुअल फंड को इंडिया में एस्टेब्लिश करें, अलाउ कर सकें। जो ट्रेडिशनल फंड रहते हैं उनके फाइनाइट टेन्योर रहता है, लेकिन परपेचुअल जो फंड रहते हैं ऐसे एक प्रकार का होता है परपेचुअल बॉन्ड। तो परपेचुअल फंड और बॉन्ड में कुछ सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी यह है कि जो परपेचुअल फंड रहते हैं फाइनाइट टेन्योर के अलावा इसमें सनसेट क्लॉक कुछ नहीं होता है, मतलब कि कब खत्म होंगे ऐसा कुछ नहीं होता है। इनके पास इसको टेन्योर नहीं होता है। लॉन्ग टर्म
इन्वेस्टर के बारे में बात करते हैं, जैसे पेंशन फंड, इंश्योरेंस फंड आदि से संबंधित फंड होते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा तो आप बता देंगे, ठीक है। दूसरा, फास्फोरस जिप्सम चर्चा में है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया चाहती है कि हम इसका यूज फास्फोरस जो जिप्सम है इसका हाईवे के कंस्ट्रक्शन में करें। फास्फोरस जिप्सम क्या है, वेस्ट है, बाई प्रोडक्ट है किसका, फॉस्फेट जो रॉक होते हैं उनको प्रोड्यूस करने के दौरान जो फास्फोरिक एसिड, फास्फोट जो फर्टिलाइजर रहते हैं इनको प्रोड्यूस करने के दौरान जो बाई प्रोडक्ट बनता है उसको हम फास्फोरस जिप्सम बोलते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो इसका यूज हम कर पाएंगे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया रोड कंस्ट्रक्शन में करने का प्लान कर रही है, ताकि जो बाई प्रोडक्ट है और जो हम इसको अधिक से अधिक क्या कर सकें, रिसाइकिल कर सकें, क्योंकि अभी अराउंड वर्ल्ड है 15% ही ये क्या होता है, रिसाइकिल होता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा, बुर्किना फासो चर्चा में है। इस बात ये आपको देखने को मिलेगा, इसकी बाउंड्री आप याद रखेंगे, माली से लगती है, आइवरी कोस्ट से लगती है, घाना, बेनिन, टोगो से लगती है, इधर आपको नाइजीरिया से लगेगी, ठीक है। इस कंट्री को याद रखेंगे, यहां से प्रश्न बन सकता है। और आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।